अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। आज कुछ बारीक वारदातों की बात करनी है। पाकिस्तान में डलती बारीक वारदातें हैं और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो मैटर चल रहा है, मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस को ट्राई करने के खिलाफ दरखास्तें थी, उन पर बेंच बना, बेंच टूट गया। उससे पहले अच्छा ये बारीक वारदातों की इसी हवाले से बात करूंगा, लेकिन उससे पहले माजरत करनी है। माजरत ये करनी है कि मैं ज़रा खुशफहमी का ज़्यादा शिकार हो जाता होता हूँ कभी कभी, तो उस पर माफ़ कर दिया कीजिए। और ऐसे महसूस होता है चूँकि मैं एक खुशफहम कह लीजिए या फिर एक अच्छी उम्मीद इंसान को रखनी चाहिए और इदारों से ही रखी जा सकती है। यहाँ पर जो लोग अरबाब इख्तियार हैं उन्हीं से रखी जा सकती है। अब अगर वो नई उम्मीद पर पूरे आते, मेरा कसूर तो नहीं है उसके अंदर। जो आइन के मुताबिक और जो नॉर्म्स के मुताबिक उनको करना चाहिए वो तो उनको करना चाहिए ना, लेकिन नहीं हुआ तो चले खैर, क्या हो सकता है। हुआ ये कि 9 मेंबर बेंच बना, आपने ये तमाम खबरें देखी होंगी। उसमें से 2 जजेस ने रिक्यूज़ कर लिया। रिक्यूज़ नहीं किया, ये एक तरफ कहा जा रहा है रिक्यूज़ किया, ये बारीकी में आपको इसकी बता देता हूँ क्या मामला हुआ है। काजी फायज़ ईसा साहब ने कहा कि जनाब मैं इस बेंच का हिस्सा नहीं बनूंगा। उसकी वजह ये है कि एक एक्ट बनाया था पार्लियामेंट ने, रूल्स एंड प्रोसीजर वाला, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया हुआ है। चूंकि वो जो अमेंडमेंट हुई थी उस रूल्स एंड प्रोसीजर एक्ट कवानीन के अंदर, उस एक्ट के अंदर, उस अमेंडमेंट के थ्रू जो नया बेंच बनाने का इख्तियार है वो सिर्फ चीफ जस्टिस को नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर मोस्ट जजेस का है। तो लिहाजा या तो पहले उसके ऊपर फैसला कर दें, सेट असाइड ना करें उसको, बाकायदा नल एंड वॉइड कर दें, उठा के साइड पे कर दें, या फिर उसको वापस पार्लियामेंट को भेज दें। मैं फिर बैठूंगा। साथ ये है बारीकी, उन्होंने कहा कि मैं समाज से माजरत नहीं कर रहा। साथ जस्टिस तारिक मसूद साहब थे, मौजूद जज साहब, उन्होंने भी यही नुक्ता जो है इसको एंडोर्स किया और उन्होंने कहा हाँ जी मेरा भी यही मामला है, पहले इसको एड्रेस कर लें, मैं भी समाज से माजरत नहीं कर रहा। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ जनाब? उसके बाद ये हुआ कि बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट हो गया, यानी कि नया बेंच बन गया। 7 मेंबर बेंच, जी जो 2 निकल गए, 7 मेंबर बेंच अब इस मामले को सुनेंगे। यहां पे एक और बारीकी आ जाती है और यही उस बारीकी जो मैं बयान करने लगा था, वो जो बात के अंदर असल बात होती है वो ये है। हुकूमत कह रही है कि ये जो नया बेंच बना है ये गैर कानूनी है। हुकूमत किसी एतबार से, किसी हवाले से ठीक कह रही है। मैं आपको बता देता हूँ कैसे ठीक कह रही है। ऐसे ठीक कह रही है कि एक 2019 के अंदर जस्टिस साकिब निसार साहब पेशावर के अंदर एक केस सुन रहे थे। उस बेंच पे जस्टिस साकिब निसार के साथ मंसूर अली शाह साहब थे और जस्टिस काजी फायज़ ईसा थे। वक्फा आया समाअत के दौरान, उससे पहले काजी फायज़ ईसा साहब ने कोई रिमार्क्स दिए, पसंद नहीं आए उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब को। उन्होंने वक्फे के दौरान ही काजी फायज़ ईसा को उठा के साइड पे कर दिया और एक नए जज साहब को उन्होंने बेंच का हिस्सा बना लिया। मंसूर अली शाह साहब ने बाद में फैसले में ये लिखा कि जब एक बेंच ख़ास तौर पे 184(3) के तहत कोई केस सुन रहा हो, मतलब उस केस के दौरान उस जज को आप नहीं उठा सकते वहां से, कि आपको ये लगा है कि यार ये मेरी तरह का नहीं सोच रहा, ये बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट नहीं हो सकता कि सिर्फ इस बेसिस के ऊपर के चीफ जस्टिस साहब को कुछ लग गया। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो इसका मतलब है कि ये अप्लाई भी होता है सुप्रीम कोर्ट पे और आगे आने वाली प्रैक्टिसेस के ऊपर और मुल्क के अंदर ओवरऑल। और ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट तक नहीं है, बाकी जजेस के लिए भी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हाई कोर्ट की और लोअर कोर्ट के लिए भी कि जब एक बेंच सुन रहा हो एक केस तो आप उसको उठा नहीं सकते, हत्ता कि वो खुद रिफ्यूज करे बैठने से कि जी मैं नहीं सुन रहा। तो काजी फायज़ ईसा साहब ने यहाँ पे जो बारीक वारदात, और तारिक मसूद साहब ने जो बारीक वारदात में आप जिसका जिक्र कर रहा था, मैं वर्ड इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा, तो वो ये है कि उन्होंने साथ ये कह दिया कि हम समाज से इनकार नहीं कर रहे। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हुकूमत को ये जवाब बिल्कुल ठीक मिला कि जनाब ये तो नया बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट हो नहीं था सकता। आपने इन 2 जजेस को जिन्होंने समाज से इनकार नहीं किया, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि पहले ये मैटर निपटाएं उसके बाद हम बैठेंगे, तो लिहाजा ये गैर कानूनी हो गया बेंच। अच्छा, अब आगे आ जाते हैं इस चीज़ के ऊपर कि चीफ जस्टिस साहब ने जो रिकॉन्स्टिट्यूट कर दिया बेंच, क्या उनको इस फैसले का नहीं पता था? किस फैसले का भला? ये जिसका मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि जो मंसूर अली शाह ने लिखा, वो साकिब निसार साहब और वो बेंच पे जो बैठे हुए थे, वो कि जनाब एक जज अगर खुद रिक्यूज नहीं कर रहा कि मैं नहीं सुनना चाहता ये केस, तो आप नया बेंच नहीं बना सकते। क्या चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब ला इल्म है इस चीज़ से? मेरा नहीं ख्याल ला इल्म है, होना नहीं चाहिए उनको ना इल्म। मंसूर अली शाह साहब खुद बेंच पे बैठे हुए हैं। ये जो इस वक्त मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ जो बेंच हेयरिंग कर रहा है, एक चीज़। दूसरी चीज़, हुकूमत का जो मौक़िफ़ सामने आ रहा है, अटर्नी जनरल के थ्रू जो मौक़िफ़ वफाकी हुकूमत का जाएगा, और जो टीवीज़ के ऊपर चल रहा है सारा कुछ, आपके ख्याल में उमरता बंदयाल साहब नहीं देखते होंगे? बिल्कुल देखते होंगे, उनको ये पता भी होगा। और ये चूंकि ऐसा फैसला था कि जो विच इज़ डिसीजन रिलेटेड टू द प्रोसीजर्स
जिनके थ्रू गवर्न होगी ना आगे कोर्ट, तो मंसूर जो पुराना फैसला जिसकी मैं अर्ज कर रहा हूँ मंसूर अली शाह साहब का, तो उमर अता बंदयाल साहब को पता है, लेकिन उसके बावजूद उमर अता बंदयाल साहब ने क्यों हुकूमत के हाथ में एक ऐसी चीज़ दी है कि जिसकी बुनियाद के ऊपर कल को फिर गदला किया जा सके सब मामले को, जिस तरह पिछली दफ़ा हुआ कि ये 3-4 का फैसला है, हम तो 4-3 का मानते हैं, वो कह रहा नहीं हम 3-2 का मानते हैं, और हुआ क्या, इलेक्शन नहीं हुए ना पंजाब के अंदर, जो डेट दी थी वो किसी ने नहीं ना मानी, निकल गया आगे मामला, ख़त्म हो गया सब कुछ। तो यहाँ पे भी आप उनको ये ऑप्शन क्यों दे रहे हैं कि जब एक बंदे ने ये कहा कि मैं टेक्निकलिटी यहाँ पे चलाई अपनी, तकनीक लगाई, लड़ाई अपनी, कि जब तक ये फैसला नहीं होता मैं समाज से माजरत भी नहीं कर रहा, तो चाहिए क्या था यहाँ पे उमर अता बंदयाल साहब को? आपके जहन में आएगा वो क्या कर सकते थे जनाब? वो ये कर सकते थे कि जो उन्होंने नोटिस लिया ये रूल्स एंड प्रोसीजर वाले मामले के ऊपर, तो उस पर एतराज़ क्या आ रहा था? उस पर एतराज़ ये आ रहा था कि ये दूसरा एक जो कोर्ट खुद कह रही थी, वो ये कह रही थी कि एक तरफ आपने वो अपील एंड रिव्यू वाला एक्ट है, दूसरी तरफ ये रूल्स एंड प्रोसीजर वाला है, इनके अंदर कुछ चीज़ें वो ओवरलैपिंग एक दूसरे के साथ, तो इसको आप देखें, ये कोर्ट खुद कह रही है। उमर अता बंदयाल साहब को क्या चीज़ माने हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कि वो रूल्स एंड प्रोसीजर एक्ट का जो नोटिस लिया था उस पर फैसला सुना दें या वापस भेज दें पार्लियामेंट को, एक दफ़ा उसको कर दें कि दिस मैटर इज डन एंड डस्टेड नाउ काजी साहब प्लीज़ आए, आके बैठे। क्या चीज़ माने हैं उमर अता बंदयाल साहब को ये करने से, जबकि उनको ये पता है कि ये मामला यूं नहीं होगा तो फिर काजी साहब भी आके नहीं बैठेंगे, और दूसरा क्या, हुकूमत को एक मुफ्त का एक नुक्ता मिल जाएगा, और उसी की वजह से आगे मामला होते होते पता है कहाँ पे आ जाएगा, अनफॉर्चुनेटली आ सकता है जहाँ पे वो यहाँ पे आ सकता है कि हुकूमत कहेगी हमने ये मानना नहीं क्योंकि ये बेंच गैर कानूनी है, और फैसला चाहे वो ये दे दें कि मिलिट्री कोर्ट्स में केस नहीं चलने चाहिए सिविलियंस के, उन्होंने कहना हमने तो मानने नहीं क्योंकि बेंच गैर कानूनी था, लिहाजा केस चलेंगे मिलिट्री कोर्ट के अंदर और केसेस चलना शुरू हो जाएं। जैसे इलेक्शन के मामले में हुआ कि ये इधर से कही जा रहे हैं और वो वहाँ से टेक्निकल चीज़ें निकाल के कॉम्प्लेक्स करके मैटर को उन्होंने इलेक्शन नहीं करवाए। तो उमर अता बंदयाल साहब को इन कॉम्प्लेक्सिटीज़ का, इन बारीकियों का बड़ी अच्छी तरह से पता है, लेकिन अगर वो खुद ये नहीं कर रहे तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ, वो उनकी तरफ से कोई बारीक वारदात नहीं कहना चाहिए, सॉरी, अच्छा नहीं है ना, मतलब सुप्रीम कोर्ट के मौजूद जजेस हैं उनके बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए, तो ये बारीकियों का उनको पता, तो इस बारीकी को अगर उन्होंने नज़रअंदाज की है तो वो खुद भी बारीक है, चलें यूँ कह लेते हैं, इतना मैं आपसे कह देता हूँ। आखिरी एक चीज़ रह जाएगी उसके अंदर, और वो ये है कि ये जो कहा जाएगा और कहा जाता है कि जो जज एक मैटर के ऊपर अपना जहन बता चुका हुआ है उसको दोबारा वो मैटर नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि उसको तो पता है ना कि इसने इस तरह का डिसीजन दिया था। काजी फायजी से साहब कल को ये सब कुछ हो जाए और उसके बाद फिर आके कहें कि मैं तो चूंकि इससे पहले भी एक बेंच में बैठ चुका हूं जिसमें मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर सिविलियंस को ट्राई करने की बात हुई थी, तो लिहाजा मेरा तो ज़हन इनको पता है, तो वो फिर उसमें बैठने से इनकार कर दें और फिर एक और मैटर बना लिया जाए गो के, तो जितना आपने मामले को गदला करना है, जितना आप उसको कॉम्प्लेक्स, जितना आप उसको इंटरट्वाइन करना चाह रहे हैं करते रहें, वो तो सब मामला चलता रहेगा। ये जो मैंने पहले गुजारिशात की कि ये बारीकियां अगर निकल भी जाएं, उसके बाद एक और बारीकी बैठी हुई है वहाँ पे, ये कि जनाब मैं पहले अपना माइंड इस पर बता चुका हूँ, 2015 की ये बात है मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से, लेकिन उस वक्त वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद हुआ था, उमर अता बंदयाल साहब ने वो फैसला लिखा था इस वक्त के चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने, और उन्होंने ये कहा था कि मैं इसके हक में हूँ क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो गई थी उसके अंदर। एनीवेज ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं, और ये अब की जो बारीक वारदात है, हाँ अगेन इसके अंदर जो रोल है वो फिर लॉयर्स का है, और वो बड़ा सिंपल सा आर्ग्यूमेंट है, वो बड़ा सिंपल सा आर्ग्यूमेंट ये है जो कोर्ट के अंदर वो प्लीड भी करते रहे हैं, लतीफ़ खोसा साहब भी, अहमद हुसैन साहब भी, एतजाज़ हसन साहब भी, वो ये है कि जनाब यहाँ पे जो मैटर है वो इंसानी हुकूक का है, वो बुनियादी राइट्स का है जो कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, और हुजूर वाला आपने उसको अपहोल्ड करना है। आप ये नहीं कह सकते कि ये आपका ज़ाती मामला है, या आप सब्र तहम्मुल से काम लें, ये जो ट्रांजिशन चल रहा है इसको रोकना आपकी जिम्मेदारी है, अदलिया की जिम्मेदारी है। और पूरी दुनिया के अंदर ये होता है, जहाँ जहाँ भी जमहूरियत है वहाँ पे ये होता है कि जब इंसानी हुकूक की बात आ जाती है ना, तो ये तकनीकी वारदातें बीच में से निकल जाती हैं, या फिर टेक्निकलिटीज़ के अंदर जजेस नहीं पढ़ा करते, बल्कि खुद आगे बढ़ के नोटिस ले लेते हैं कि यहाँ पे भाईजान सब कुछ पढ़े, सबसे पहले सबसे ज़्यादा तकरीम है बुनियादी हुकूक की, इंसानी हुकूक, हमने इनको सेफ गार्ड करना है। 2 कदम आगे बढ़ के वो सेफ गार्ड करते हैं इन सब चीज़ों को, लेकिन सुभान अल्लाह यहाँ पे सारे टेक्निकलिटीज़ के पीछे छुप रहे हैं। ये क्लियर भी हो जाए तो पता नहीं आगे दोबारा इसको वो एड्रेस करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन वकील अगेन मैं वही अर्ज़ कर रहा था कि जो लास्ट रे ऑफ होप है वो इनकी तरफ से है, और ये लास्ट चांस भी है, इसीलिए लास्ट रे ऑफ होप इसको कहा। जाते जाते फैसल वाडा साहब की बात जो एक प्रोग्राम के अंदर बैठ के उन्होंने फरमाई है, वो उन्होंने ये फरमाई है कि जनाब फैसला तो ऐसी कर लिया हुआ है,
तो ये करना तो हमने है सब कुछ जो हम सोच रहे हैं। तो जो इसकी राह में आएगा वो भी गद्दार होगा और सबको रौंद दिया जाएगा। ये वही फैसल वाडा साहब हैं जो बूट लेके प्रोग्रामों के अंदर बैठे रहते थे। तो अभी तक की सूरत हाल ये बन रही है, और बताने का जो मकसद था ना मेरा वो ये है कि आप एक ही ऐनक के साथ, एक ही लेंस के साथ ये जितने जो वैसे कहा जाता है कि जी ग्रुप बंदी है, धड़ेबाजी, कोई धड़ेबंदी मेरी नज़र में तो नहीं। इट्स वेरी क्लियर, एवरीवन इज ऑलमोस्ट ऑन द सेम पेज। जिनको पता है और जो तकनीकी नुक्ता उठा के साइड पे हो रहे हैं वो भी, और जिनको पता है कि ये टेक्निकलिटी अगर मैं दूर कर दूं तो मामला कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, वो भी। वो दूर क्यों नहीं कर रहे? अगले वीलॉग में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।